इससे पहले हमने आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया था, वहाँ पे घनकोण के बारे में भी बता दिया था, और घनकोण कब कब कितना होगा इसके बारे में भी हमने बता दिया था। वहाँ पे हमने घनकोण डी ओमेगा बराबर डी अपन आर स्क्वायर भी बताया था। वहाँ पे हमने घनकोण ओमेगा बराबर 4 पाई रेडियन के बारे में भी बताया था, और सबको हमने निकाल के दिखाया था। और जो हमारा लास्ट था डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको भी हमने बता दिया था। आज हम लोग समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे गॉस का प्रमेय। सबसे पहले समझ लेते हैं विद्युत फ्लक्स। आखिर विद्युत फ्लक्स है क्या? आपको पता है कि हमारे पास जो भी चार्ज होता है, हमारे पास जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को अपने बाहर की तरफ उत्पन्न करता है। और अगर यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, ये अगर कोई हमारा माइनस चार्ज है, लेट्स सी माइनस चार्ज है, तो ये हमेशा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न तो करता है लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र को क्या करता है? अवशोषित करता है। ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। और इसको अगर मान लीजिए ये हमारा निकलने वाला चार्ज है, ये अवशोषित होने वाला चार्ज है, और इसको अगर हम मिलाएं तो इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा। ये जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है? विद्युत बल रेखा। ये जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, ये हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती हैं। तो मतलब इसका जो दिशा होता है हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। तो इस विद्युत बल रेखाओं में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एक एरो के द्वारा लिखा है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये हमेशा सदिश राशि होती है तो ये वेक्टर ही होगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज होगा। तो जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हमें समझना है विद्युत फ्लक्स। तो हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके बीच में हमने एक पृष्ठ अवयव रख दिया। पृष्ठ अवयव क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। काल्पनिक मतलब एज्यूम कर लिया जाता है, ये हम एक काल्पनिक पृष्ठ ले रहे हैं। और इसकी क्षेत्रफल हम मान लेते हैं डीए, क्योंकि हमने सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डीए लिया है तो इसका क्षेत्रफल भी सूक्ष्म होगा। कोई भी हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि होती है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ दिशा होगी। तो इन वेक्टर ई और वेक्टर डीए का जो प्रोडक्ट होता है ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है फाई इंटू ई। और ये जो फाई इंटू ई है इसी को हम कहते हैं फ्लक्स। सीधा साधा शब्दों में समझिए कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो किसी पृष्ठ के अंदर से होकर, किसी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या होती है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा, इस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर, पृष्ठ कैसा होगा? काल्पनिक, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, जिसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाई ई जो होता है एक अदिश राशि होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये जो हमारे पास वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी होता है ये दोनों सदिश राशि है। तो इन दोनों सदिश राशियों का जो गुणा है वो फाई ई के बराबर होता है, और फाई एक अदिश राशि होती है। ये आपको समझ में आ गया कि फाई क्या है? तो फाई आपको नॉर्मली यही बताना है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या ही क्या होता है? फाई होता है। मान लेते हैं हम किसी दूसरे पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने कुछ इस तरह से पृष्ठ रख दिया, इस आकार का हमने पृष्ठ रखा है। तो इसके अंदर से, इस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली ये जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, ये कितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास हो रही हैं उसी को हम फाई ई कहते हैं। अगर ये इसके ऊपर से पास हो रही है तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत बल रेखा है, ये इस फाई ई के अंदर नहीं होगा। फाई मतलब ये इसकी संख्या नहीं होगी। तो फाई ई क्या है? फाई ई एक संख्या को बताता है कि इस पृष्ठ के अंदर से कितनी बल रेखाएं पास हो रही है। तो विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे हमने जो आपको अभी बताया है कि ये जो हमारा फाई ई है, ये हमारा ई इंटू डी है, ये तो इसमें सूक्ष्म अवयव खंड डीए के द्वारा हमारे पास जो पास होने वाली बल रेखाएं थी वो था। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल अगर टोटल ए हो, ये जो हमारा डीए था ये तो सूक्ष्म था, लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल ए होता, लेट्स कुछ इस प्रकार से, तो ये आप फार्मूला आप याद रखेंगे। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहां पे हम पृष्ठ को ले रहे हैं, ये हमारा पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल ए है, तो कुछ नहीं करेंगे आप, हमारे पास फार्मूला क्या पता है कि फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए, हमारे पास फार्मूला पता है। तो ये तो था सिर्फ सूक्ष्म अवयव खंड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए सूक्ष्म अवयव खंड के द्वारा जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या थी उसको हम फाई ई फ्लक्स कह रहे थे। तो अगर इस पूरे पृष्ठ के द्वारा हमको वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसमें इसका अगर क्षेत्रफल ए है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे। इस इंटीग्रेशन ए मतलब ये जो हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा क्षेत्रफल है ए, इसका इंटीग्रेशन है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, डीए के रेस्पेक्ट में। और डी हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई सूक्ष्म, ये हमारा डीए भाग है, तो हमको सूक्ष्म भाग पता है, डीए हमको पता है जो कि हमने यहाँ पे ले रखा था। तो अगर हमको सूक्ष्म भाग डीए पता है और इस डीए का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो उसी को हमने ए लिखा है। ए मतलब इस पूरे भाग का हम इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारा वेक्टर ई इंटू डीए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो चीजें पता चल गई कि सूक्ष्म अवयव खंड के द्वारा जो हमारा पास फाई इंटू ई होता है, फाई इंटू ई नहीं, फाई ई होता है, वो होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए के बराबर होता है। और यहाँ से दूसरा हमको पता चल गया कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल ए हो तो उससे गुजरने वाली जो फाई ई होता है, फ्लक्स होता है, वो इंटीग्रेशन ए मतलब इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए के बराबर होता है। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ये जो पृष्ठ था ये एक इनक्लोज्ड बॉडी हो, ये तो ओपन बॉडी था, मतलब इस तरह से प्लेन हो सकता था या इस तरह से प्लेन हो सकता था, मतलब ये प्लेन था, एक्स वाई प्लेन में हो सकता था। अब हम 3D को समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक गोला अगर कोई हो और उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा। तो इनक्लोज्ड बॉडी के लिए हम लिखते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल। इनक्लोज्ड बॉडी मतलब परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र, किसी परिबद्ध क्षेत्रफल लिख लेते हैं, किसी परिबद्ध क्षेत्रफल के लिए। मान लेते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी दिशा, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, और इसको हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। ये हमारे पास मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम किसी इनक्लोज्ड बॉडी को रखते हैं। तो इनक्लोज्ड बॉडी के रूप में क्या हो सकता है, फुटबॉल जो है एक इनक्लोज्ड बॉडी है, गुब्बारा है एक इनक्लोज्ड बॉडी है, तो हम गुब्बारे को ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक गुब्बारे को रखते हैं, ये हमारा एक गुब्बारा है। तो हमको पता क्या है कि फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी है, ये हमको पता है इनक्लोज्ड बॉडी के लिए। लेकिन यहाँ पे आप जो इंटीग्रेशन करेंगे इस बार, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे एक ये गोल सा हमको इनक्लोज दिखाना पड़ेगा। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये इस पूरे, अगर ये गुब्बारा अगर मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये गुब्बारा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस गुब्बारे के अंदर से पास होने वाली जो कुल फ्लक्स है वो इसके इंटीग्रेशन, इनक्लोज्ड के इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के बराबर होगा। डी हम इसके ऊपर कोई छोटा सा क्षेत्रफल कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास डी है। तो अब हम पूरे इस गुब्बारे को समझना चाहते हैं कि इस पूरे गुब्बारे से होकर निकलने वाली जो वैद्युत फ्लक्स था कितना था। दूसरी बात कि वैद्युत फ्लक्स में हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इस गुब्बारे के अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो ये जो हमारा फ्लक्स है ये हमारा फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स नहीं होगा, ये वाला जो है वो फ्लक्स नहीं होगा, ये वाला जो है फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के अंदर से पास होने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहां से अगर 3 हमारे पास रेखाएं पास हो रही हैं
क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं दिखाई तो देती नहीं है, इसको सिर्फ हम आभास कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये तीन ही होगा, ये बहुत सारी होंगी, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये तीन रेखाएं हैं। इन तीनों रेखाएं, ये जो तीनों रेखाएं हैं इस गुब्बारे के अंदर से ये जो प्रवेश कर रही हैं, तो जो रेखाएं प्रवेश करती हैं इसको हम कहते हैं धनात्मक। तो ये वाला हमारा होगा धनात्मक। हम इस धनात्मक की बात नहीं कर रहे हैं, ना इस ऋणात्मक की बात कर रहे हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हमारे सिर्फ इसके अंदर से तीन रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, इसमें ये वाला जो हमारा है ये है पॉजिटिव, और इसके इस गुब्बारे के बाहर जो निकल रहा है इसको हम कहते हैं निगेटिव। तो ये जो हमारी रेखाएं होती हैं जो प्रवेश करती हैं किसी इनक्लोज्ड बॉडी में, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, और जो इनक्लोज्ड बॉडी से बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं निगेटिव। और इनक्लोज्ड बॉडी का जब हम फाई इंटू ई मतलब फ्लक्स निकालते हैं तो वो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन क्लोज्ड होता है, और वेक्टर ई इंटू डी ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने तीन तरीके से समझा दिया आपको। एक सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डीए के द्वारा, क्षेत्रफल अगर हमारा ए हो तब कितना फ्लक्स होगा, अगर हमारे पास इनक्लोज्ड बॉडी हो, परिबद्ध क्षेत्रफल हो, उसके द्वारा हमारे पास कितना फ्लक्स होगा, उसको हमने समझा दिया। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। तो हमने आपको तीन फॉर्मूला बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया। अब हम एक एज्यूम करते हैं, अब एक अलग कंडीशन लेके चलते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हम किसी ये जो मान लीजिए उसको समझने में दिक्कत होगा। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इसकी दिशा ये थी, ये जो हमारा पृष्ठ अवयव क्षेत्रफल था इसमें ये जो डीए था, तो ये भी क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की कोई ना कोई दिशा होती है, प्रत्येक क्षेत्रफल की कोई ना कोई दिशा होती है, तो इसकी भी दिशा होगी। अगर इनकी और मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस क्षेत्रफल की दिशा के बीच में अगर थीटा एंगल बन जाए तब हमारे पास फ्लक्स कितना होगा। अब हम उसको समझते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच में अगर थीटा कोण बनता है, तब हम उस वहां पे फाई का कैसे कंसीडर करेंगे, मतलब फाई की गिनती कैसे करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, असमान को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र को हमने थोड़ा तिरछा बनाया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो हमने इस तरह से एक वैद्युत क्षेत्र को बना लिया है, ठीक है। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे हम एक बॉडी रख रहे हैं, एक पृष्ठ अवयव क्षेत्रफल यहाँ पे रख रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं डीए। तो इसका जो इसकी जो दिशा होगी, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से गया है, इस तरह से गया है, तो हमने इस डीए जो पृष्ठ अवयव खंड है उसको हमने ऐसे रखा है। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया है तो हमने इसके बीच में ऐसे, मतलब ये खड़ा है ऐसे, हमने इस पृष्ठ अवयव को रखा है, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि इसकी जो दिशा होगी ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए इधर होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है ये यह है। तो इसके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं आप एक थीटा एंगल बन रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अब इस पृष्ठ के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमको वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से क्या पता है, वेक्टर ई इंटू डी ए। कब, जब हमारे पास अगर यहाँ पे थीटा एंगल नहीं बन रहा है तब, और ये बराबर किसके होता है, फाई इंटू ई के। लेकिन अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा वेक्टर ई हमारा जो है ये केवल ई हो जाएगा, और डीए जो है, डीए मतलब इस थीटा के साथ हमारा जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा डीए कॉस थीटा, ये हो जाएगा डीए कॉस थीटा, क्योंकि ये डीए है और ये हमारा डीए वेक्टर है, इसकी जो दिशा है डीए वेक्टर है। तो थीटा के साथ, मतलब थीटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा आप इस एरो को लगाते रहिएगा क्योंकि ये सदिश राशि है। तो अभी हम समझा रहे थे आपको, ये जो हमारा डीए है ये सदिश राशि है, और इसकी जो थीटा एंगल बन रही है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बन रही है। तो थीटा जिसके साथ होता है उसको कॉस लिया जाता है, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो होता है ये फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए, अगर ये सूक्ष्म अवयव के द्वारा है तो इसको हम इंटीग्रेशन ये लिखते हैं पूरे पृष्ठ के द्वारा निकालने के लिए। तो यहां से आपको मिल कर गया कि फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए
कॉस थीटा। लेकिन ये पूरे बॉडी के द्वारा भी नहीं निकला है, तो पूरे बॉडी के निकालने के लिए यहाँ पे जो हमने लिया था ये ए इंटू डी ए, वेक्टर ए इंटू डी ए का हमने इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में किया था। इसका मतलब ये पूरे फ्लक्स को बता रहा था, यहाँ पे अभी ये पूरे फ्लक्स को नहीं बता रहा है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये भी हमारा पूरा फ्लक्स बताने लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फाई ई इंटू इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए कॉस थीटा। यहां से ये जो हमारा डी ए है किसके रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में। तो जिस भी वेरिएबल में हमारा एक्स होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिस भी वेरिएबल में हमारा ए होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जिसमें ए नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट पद हो जाएगा। ये एक समझने का अंडरस्टैंडिंग है कि हम जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर वो वेरिएबल उसमें है तब तो उसका इंटीग्रेशन होगा, अगर वो वेरिएबल उसमें नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ई में भी ए का वेरिएबल नहीं है, कॉस थीटा में ए का वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए बन गया। हमको पता है कि अगर इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे d इंटू ए कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये सिर्फ बराबर किसके होगा, ए के। और ये क्या है कि इस पृष्ठ, इसका जो पृष्ठ यहाँ पे रखा गया है इसमें ये तो डी ए था, लेकिन हम इस पूरे हम यहाँ पे जो लिए थे ये हमारा डी ए था, डी ए ये नहीं है, ये आप ऐसा मत समझिएगा, ये डी ए नहीं है, डी ए हमारा ये वाला पार्ट था अगर हमने इतना लिया था तो, और इस पूरे पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए। तो इस डीए के द्वारा जो हमारे पास होने वाली विद्युत फ्लक्स था वो हमारा ये निकाल लिए थे, लेकिन हम पूरे क्षेत्रफल के द्वारा निकालना चाहते हैं ए के द्वारा, तो उसके लिए हमारा इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको दो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और हमको ये मिल जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ए के बराबर मिल जाएगा, मतलब पूरे क्षेत्रफल मिल जाएगा। तब हमारा ये जो फाई ई होगा, फाई ई बराबर ई इंटू कॉस थीटा, और इसका मान जो है ये ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए। तो यहाँ से हमको फाई ई का फार्मूला क्या मिल गया, अगर हमारे पास थीटा एंगल बन रहा हो किसके किसके बीच में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर सदिश के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हमको पता है कि ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा मिलके वेक्टर ए का निर्माण करता है। वेक्टर ए जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। तो अगर हम ए कॉस थीटा के जगह पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये जो होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए बराबर फाई इंटू ई के रूप में हो जाएगा। लेकिन हमारा बेसिक जो फार्मूला यूज होगा वो ये होगा कि फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अगर जो पृष्ठ अवयव दिए हों उनके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन लेते हैं। स्पेशल कंडीशन में हम 3-4 स्पेशल कंडीशन लेते हैं। तो ये हमारी है विशेष स्थिति या स्पेशल कंडीशन। विशेष स्थिति किसके लिए विशेष स्थिति, अगर थीटा एंगल बन रहा हो तो हम यहाँ पे 3 स्थितियां यहाँ पे ले रहे हैं, एक स्थिति हम यहाँ पे ले रहे हैं, बाकी 2 उधर हम लेके उसको समझा देंगे। मान लीजिए अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, कहेंगे ये कैसे थीटा बराबर 0 डिग्री, इसके बीच में एंगल कैसे बन सकता है, समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और इसको हम ये से ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थीटा एंगल कैसे बन सकता है, थीटा एंगल ये तब बन सकता है कि दोनों की अगर जो दिशाएं हैं वो एक समान हो जाए। ये मान लीजिए अगर इसकी दिशा सामने की तरफ है तो अगर हम इसमें जो पृष्ठ अवयव खंड ये रख रहे हैं और इसकी जो दिशा है, पृष्ठ अवयव खंड मतलब सदिश राशि है, क्षेत्रफल है तो सदिश है, अगर इसकी दिशा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दोनों एक ही मतलब समान हो जाए, तो ये अगर एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो इसके बीच में ये बताइए कि इस लाइन के
और इस लाइन के बीच में, मतलब एक लाइन ये था, इसके ऊपर हमने एक लाइन और ड्रॉ किया, तो इसके बीच में बनने वाला एंगल थीटा बराबर 0। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर इनकी दोनों की दिशाएं, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ई था और ये हमारा डी ए था, इन दोनों की दिशाएं अगर एक समान हो जाएं, तो मतलब थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। तो हमको फार्मूला से फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान यहाँ से हमको पता है कि cos 0 का मान 1 होगा, तो ये जो फाई ई होगा, फाई ई बराबर ई इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन यहाँ से मिल गया। दूसरा हम यह मान रहे हैं कि अगर दूसरा हमारा है अगर थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब इसका फिगर कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इसकी जो दिशा थी ये ई थी, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, मतलब इस डायरेक्शन में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम किसी प्लेन को रखें, किसी क्षेत्रफल को रखें, इसके बीच में क्षेत्रफल सदिश को रखें, तो कैसे रखें कि उसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री बने। तो अब इसलिए अगर हम इसको इस तरह से रख दें, इसमें हम इस प्लेन को अगर इस तरह से रख दें, तो इसकी जो दिशा होगी ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो इधर है, तो इसके बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तब थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो हमको पता फार्मूला क्या है, फाई ई बराबर, यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, वहाँ पे तीसरे स्पेशल केस को समझा देंगे कि फाई ई बराबर ये जो हमारा होगा, फाई ई बराबर हमको पता क्या है, ई इंटू ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा, ये हमको पता है, और थीटा बराबर 90 डिग्री है, और काश 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो फाई ई जो होगा, फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, और तीसरा कंडीशन हम ले रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इस पृष्ठ अवयव के बीच में 180 डिग्री का कोण बने, तो अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब। अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कैसे बन सकता है, ये मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम प्लेन को इस डायरेक्शन की तरफ रखें, मतलब इसकी दिशा अगर इस तरह से हो, तो आप देख रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर जो है ये इसकी डीए की, मान लेते हैं ये हमारा सूक्ष्म अवयवखंड डीए है, तो इसकी वेक्टर जो है दिशा है ये है, और इसकी दिशा डीए की दिशा ऊपर थी। तो अगर इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से डायरेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर रहा है। तब कास थीटा बराबर 180 डिग्री, तो हमको फार्मूला क्या पता है कि फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, और कास हमको पता है कि कास 180 डिग्री का मान जो होता है वो -1 के बराबर होता है। यहाँ से फाई ई जो होगा वो माइनस ई इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कितने डिग्री पे मिलेगा, 180 डिग्री पे। वैद्युत फ्लक्स 180 डिग्री का जो मान होगा वो वैद्युत फ्लक्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे अपोजिट होगा, लेकिन 90 डिग्री पे जो होगा वो शून्य होगा। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नीचे है, और बीच में आप ले जाके प्लेट को रख दें, तो आप देख रहे हैं कि इस प्लेट से एक भी बल रेखाएं पास नहीं हो रही हैं, तो इसमें निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या शून्य होगी। लेकिन अगर यहाँ पे रख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे, तो इसके अंदर से पास हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हम जो दिशा लिए हैं वो इस साइड लिए हैं, इस प्लेट के इस साइड लिए हैं, तो हमारे पास जो मिलने वाली फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये निकल रही है। और इसमें जो हमने दिशा लिया है इस प्लेट को, इसकी तरफ वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, और जब भी वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जाती हैं तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है जो जा रही है उसको माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ जा रही है तो ये माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस इंटू ए के बराबर होगा। तो अब आपको ये जो हमारा विद्युत फ्लक्स था इसका हमने पूरा डिटेल बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय को समझेंगे और गॉस के प्रमेय को प्रूव भी करेंगे।